हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम यूपी स्पेशल के सिलेबस में पहला वाला जो पोर्शन था पहले पेपर का, हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। उसमें हमने आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन शुरू किया था और उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, फोक डांसेज, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेज, ये सब मैं कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने दो टॉपिक छोड़ के रखा था, जो था हेरिटेज और टूरिज्म का। दोस्तों, पिछला लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने बताया था कि इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, अलग से करेंगे। तो आज हम लोग हेरिटेज एंड टूरिज्म शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है हेरिटेज और टूरिज्म का, इसमें क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार टूरिज्म पे क्वेश्चन पूछा था, इस बार हेरिटेज पे पूछेगा। क्योंकि हेरिटेज पे कुछ काम भी हो रहा है 2018 से, हेरिटेज डेवलपमेंट, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी टूरिज्म और हेरिटेज सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है और स्टेट को नंबर वन स्टेट बनाना चाह रहा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और अपने बहुमूल्य सजेशंस भी हमको दीजिए। हम आपके सारे सजेशंस और रिकमेंडेशन को हम कंसीडर करते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं। जितने लोग हमसे इंटरेक्ट होते हैं उनको पता है कि हम सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं, और उनका जो भी सजेशन होता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंक्लूड भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरिटेज, अगर हेरिटेज पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमको एक इस तरह समझ लीजिए कि एक इंट्रो हमारे पास तैयार होना चाहिए। तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज़ द हब ऑफ कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट हिस्ट्री एंड स्टोरीज। देखिए, ये भूमिका वाला जो पोर्शन है ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा, हमारा कोई योगदान तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस शायद हम आपको दे पाएँ। उसके बाद दीज टेल्स आर नॉट जस्ट द रिसाइटेड, रेदर दे टुक द फॉर्म ऑफ इमिनेंट मोनूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। केवल ये रिसाइटेड स्टोरीज नहीं हैं, केवल कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश में लोग पहले से रहे हैं, जो रूलर्स रहे हैं, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स को डेवलप किए हैं, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है। क्योंकि देखिए, जो टूरिस्ट होता है वो क्या खोजता है, या तो कोई हिस्टोरिकल प्लेस खोजेगा, या कोई रिलीजियस प्लेस खोजेगा, या कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स खोजेगा। ठीक है, और या फिर कोई नेचुरल अगर एरिया है, बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, यही सब होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं ये हम देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, इवन मॉडर्न पीरियड में डेवलप किए गए। फिर उसके बाद हम अगर प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की बात करें तो वो नेशनल पार्क को डेवलप कर रहा है, लायन सफारी वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब क्या होता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम पहले लेक्चर से ही देखते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामायण और महाभारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है लोगों को, और इससे रिलेटेड जो भी प्लेसेज हैं, इवन अभी उसको तो सर्किट के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, तो लोग उसके लिए भी अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की क्वालिटीज़ हैं, और ये एक तरह से हमारे लिए हेरिटेज हैं। हेरिटेज का मतलब होता है दोस्तों विरासत। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारे लिए एक विरासत के समान है। उसके बाद फिर से आप जो है इंट्रो में आप बढ़ा सकते हैं आगे कि यहाँ पे हिंदुइज़्म का डेवलपमेंट हुआ है, इवन बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हुआ है, और जैनिज़्म का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये इट इज़ द साइड वेयर द ग्रेट रूलर्स एंड द एम्परर्स मार्क देयर एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्किलफुली इरेक्टेड बिल्डिंग्स। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो अपने बिल्डिंग्स को स्किलफुली, जैसा कि हमने बताया था कि जो मिडिवल पीरियड था, जो मुगल एरा था, उसमें जो रूलर्स थे उन्होंने ज्योमेट्री का प्रयोग किया था अपने स्ट्रक्चर्स में। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मतलब ये है कि आप ये वर्ड लिख सकते हैं कि जो भी विजिटर आता है उसको एक मैजिकल एक्सपीरियंस मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद मेनी सिटीज़ आर एनरिच्ड विद द हेरिटेज, कल्चर, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। अब इसमें जैसे आगरा रीजन है,
ठीक है दोस्तों, लखनऊ रीजन है, वाराणसी रीजन है। तो ये सब एक अपना स्पेशल पहचान रखते हैं हेरिटेज के सेक्टर में, हेरिटेज के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हेरिटेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हेरिटेज आर्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, हेरिटेज आर्क को डेवलप किया जा रहा है। तो हेरिटेज आर्क का एक्चुअली देखिए, आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि हेरिटेज आर्क 3 ऐसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो भी टूरिस्ट एक जगह आए वो तीनों जगह का विजिट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें ये है कि तीन जगहों को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, द हेरिटेज आर्क सिग्निफाइज हेरिटेज इन द टर्म्स ऑफ। अब इसमें जो हेरिटेज है, जो ये हेरिटेज आर्क है, ये केवल आपका मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, बल्कि इसमें कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल एस्पेक्ट्स भी हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि जो हेरिटेज आर्क है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र है और उसमें कौन कौन से क्षेत्र और मतलब उसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये जो हेरिटेज आर्क है इसमें जो 3 क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं उसमें पहला क्षेत्र है आगरा रीजन का, दूसरा लखनऊ रीजन का और तीसरा वाराणसी रीजन का। ठीक है दोस्तों, और ये कुल मिला के इस तरह से है कि ये उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म है ना, उत्तर प्रदेश के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको इन 3 जगहों में समेट के रख देता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि जो हेरिटेज आर्क है उसमें किस किस रीजन में कौन कौन से एरिया को इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ से देखिए, आगरा से आप शुरू करेंगे, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर वाराणसी जाएंगे, तो ये एक आर्क के रूप में बन रहा है, आर्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि लोग अगर एक जगह जाएंगे तो वहाँ से व्यवस्थाएँ होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, तो लोग दूसरी जगह भी जाना पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें केवल मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस ही नहीं हैं, इसमें देखिए क्या क्या है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, पिलग्रिमेज है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं और वाइल्ड लाइफ्स हैं। ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जैसे आगरे के रीजन में क्या क्या है, आगरा और फतेहपुर वाला क्षेत्र है, फिर मथुरा और गोकुल वाला रीजन है, फिर नंदगांव वाला रीजन है, फिर वृंदावन वाला रीजन है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे नेचुरल चीज़ों में चंबल सेंचुरी और इटावा लायन सफारी को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखिए अभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है लोगों के साथ, कुछ लोग मान लीजिए मॉन्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग नेचुरल प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं, तो तरह तरह के लोग होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा टूरिस्ट अराइवल हो जाएगा वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ठीक है, वो डाइवर्सिफाइड टूरिस्ट अराइवल होगा और 365 डेज जो है हमको टूरिस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि लखनऊ रीजन में जो है अयोध्या है, ठीक है, बिठूर है कानपुर का, फिर देवा शरीफ है बाराबंकी का, फिर दुधवा नेशनल पार्क है, फिर कतरनिया घाट ये भी एक नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क नहीं, पार्क है। फिर उसके बाद नैमी सारण्य है जो कि रिलीजियस प्लेस है, फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका नेचुरल प्लेस है। फिर उसके बाद वाराणसी रीजन में देखिए, वाराणसी का पूरा रीजन ऑलमोस्ट रिलीजियस है, उसके साथ साथ यहाँ पे हिस्टोरिकल भी है। उसके बाद देखिए सारनाथ रिलीजियस है, उसके बाद विंध्याचल ये भी रिलीजियस, सोनभद्र नेचुरल, चुनार, कुशीनगर, कपिल वस्तु एंड श्रावस्ती। तो ये हेरिटेज आर्क में ये सब चीज़ें, ये सब प्लेसेज इंक्लूडेड हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है हेरिटेज को बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है 2018 का हेरिटेज पॉलिसी। तो फटाफट इसमें देख लेते हैं कि इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हेरिटेज होटल को डेवलप करना है। देखिए हेरिटेज होटल क्या होते हैं कि ऐसे कोई बिल्डिंग्स, ऐसी कोई कोठीज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है, ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, हवेलीज, कोठीज, ठीक है, कैस्टल्स कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू द 1950, 1950 के पहले के डेवलप हुए हैं, बनाए गए हैं, ऑपरेटेड एज अ होटल्स। ठीक है, ऐसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं ये लोग जो 1950 के पहले के डेवलप हैं और अभी वो होटल के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको हम हेरिटेज होटल। देखिए हेरिटेज होटल को डेवलप करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोग अगर कहीं पे जाते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ से ट्रेवलिंग की व्यवस्था होना चाहिए कि जहाँ से वो अपने मनपसंद जगहों पर जा सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस टूरिज्म जो हेरिटेज पॉलिसी है इसमें सबसे पहले हेरिटेज होटल्स को डिफाइन किया गया है। उसके साथ साथ
कुछ क्राइटेरिया दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप अगर हेरिटेज होटल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है। तो इसमें सबसे पहले द कन्वर्जन ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ हेरिटेज वैल्यू इनटू होटल्स इन द उत्तर प्रदेश विल बी वैलिड। अगर कोई हेरिटेज बिल्डिंग है, अगर आप उसको होटल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेलकम, ये अच्छी बात है और ये वैलिड होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ हेरिटेज वैल्यू कन्वर्टेड इनटू हेरिटेज होटल शुड बी प्रायर टू द 1950। हमने बताया कि जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो 1950 के पहले की बनी होनी चाहिए। द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ एनी बिल्डिंग ऑफ हेरिटेज वैल्यू शुड बी रिटेन्ड एज फार एज पॉसिबल। जो भी आप कोई भी जो भी बिल्डिंग आप हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते उसको, जैसा उसका ओरिजिनल है कोशिश कीजिए कि वो उसी तरह से रहे। हाँ, लेकिन ये है कि आपको उसमें रिपेयरमेंट करवाना होता है, कुछ और चीज़ें ब्यूटिफिकेशन करवाना होता है, तो उसको उसको थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि उसका जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद द फ्रंटेज, मतलब जो होटल का जो हेरिटेज होटल की बिल्डिंग है उसका जो फ्रंट है उसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी कम्प्लीटली इंडिकेटिव टू लोकल प्लेसेज कल्चरल। ठीक है दोस्तों। इसका देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे फ्रंट में आसपास में जो भी चीज़ें होंगी उसको इस तरह से आप डेवलप कीजिए, उसको आप सिग्निफिकेंटली चेंज मत कर दीजिए, एकदम ट्रांसफॉर्म मत कीजिए, उसको इस तरह से डेवलप कीजिए कि जो वहाँ पे लोकल चीज़ें हैं, लोकल ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड रहे। ठीक है दोस्तों। उसको ये नहीं कि आप जो है आगरा में कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे ले आके ब्रिटेन की कोई चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ब्रिटेन की तरह ब्यूटीफाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल जो ट्रेडिशन है, लोकल जो प्रैक्टिसेज हैं उसी से सिग्निफाई होना चाहिए, उसी की तरह इंडिकेटिव होना चाहिए। द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द एबव होटल शुड बी एज क्लीन एज पॉसिबल। आपको साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है, हाइजीन पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें क्राइटेरिया में हैं। फिर उसके बाद अगला जो पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है वो हेरिटेज होटल्स को क्लासीफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटिक्विटी एंड द ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। इसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज में हेरिटेज होटल्स को डेवलप क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला है हेरिटेज होटल। ठीक है, ये 1950 के पहले के जो है डेवलप होने चाहिए। ठीक है, और उसमें कम से कम 5 रूम होने चाहिए, तो ऐसे होटल को हेरिटेज होटल बोला जाएगा। और हेरिटेज क्लासिक होटल्स ऐसे होटल्स होंगे जो 1935 के पहले के बने हुए हैं और इसमें कम से कम 15 रूम होने चाहिए। फिर उसके बाद हेरिटेज ग्रैंड ऐसे होटल्स को बोला जाएगा जो 1920 के पहले के बने होने चाहिए और उसमें 25 रूम होने चाहिए। तो ये जो है हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज होटल के रूप में हेरिटेज होटल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटिक्विटी, मतलब कि उनका पुराना वो कितना पुराना है उसके बेसिस पे जो है इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद दोस्तों कुछ पैकेजेस दिए गए हैं हेरिटेज होटल को डेवलप करने के लिए या हेरिटेज प्लेसेस को डेवलप करने के लिए। तो इसमें कुछ जो पैकेज है, जो सब्सिडी है, कंसेशन है, उसमें सबसे पहले नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लिमिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 100% एग्जेम्पशन इन द लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स इन सर्टेन केसेज एंड सर्टेन फॉर सर्टेन टाइम। इन सर्टेन केसेज का मतलब ये है दोस्तों कि इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तब जो है आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा, जो 100% का लग्जरी टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है और उसको सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसको फॉलो कर रही है। उसके साथ साथ देखिए अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल फंडिंग ऑफ द 25% कैपिटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट RS 150 लाख विच एवर इज लेस विल बी द गिवन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कुल मिला सीधा सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगा अगर आप कोई हेरिटेज होटल डेवलप करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद 5% इंटरेस्ट सब्सिडी वुड बी गिवन इन द फेवर ऑफ हेरिटेज होटल ओनर, 5% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी उनको दिया जाएगा। उसी के साथ साथ सिमिलरली एनर्जी सब्सिडी, कंसेशन इन स्टाम्प ड्यूटी, लैंड यूज, ठीक है, कन्वर्जन चार्ज, ये सब में भी बहुत सारी छूट दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इतना इतना जो माल है ना आपके लिए पर्याप्त है लिखने के लिए। इससे ज़्यादा आप ना तो लिख पाएंगे, ना तो आपको टाइम परमिट करेगा, ना तो पेज परमिट करेगा, तो ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए इसमें जहाँ तक हम देख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल हैं, इसको आपको फिगर्स रखने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में आप ये लिख दीजिए कि द एबव हेरिटेज पॉलिसी वुड बी अप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ आर्डर्स। मान लीजिए कि 2018 में ये पॉलिसी आई है
2018 का मान लीजिए दिसंबर, तो 2018 5 23 दिसंबर में इसको ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टूरिज़्म का है, अभी तक हम हेरिटेज देख रहे थे, अब हम टूरिज़्म के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका इंट्रो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, हैविंग मेनी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेज एंड मॉन्यूमेंट्स। ऑब्वियसली आप अगर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर की बात करें, तो जो टूरिस्ट आते हैं वो केवल डोमेस्टिक ही नहीं होते हैं, वो इंटरनेशनल भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इवन जो नेशनल पार्क हैं, जो नेचुरल प्लेसेस हैं, वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो लोग उसका विजिट करते हैं इंटरनेशनली। ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि आगरा का जो रीजन है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। उसके साथ साथ वाराणसी का जो रीजन है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर जाएंगे, आगरा में जाइए, बनारस में जाइए, तो आपको बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट मिल जाते हैं देखने को। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आप दुधवा नेशनल पार्क को देख लीजिए, ये भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, और इसको जो है विजिट करने के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये दिन प्रतिदिन इसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, प्राइवेट लोगों का भी इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन मनी, ठीक है, बाहरी पैसा लाने में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद ग्रेट पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट को ये प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूशन इन द स्टेट, यस जीडीपी, स्टेट का जो जीडीपी है उसमें भी इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना परसेंट उत्तर प्रदेश के जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद लीड्स द नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ये फिलोसफिकल आपका सेंटेंस है, तो इसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैटर करता है, वैल्यू रखता है ये सेंटेंस अपने आप में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेज हैं टूरिज्म सेक्टर को लेकर के उत्तर प्रदेश में, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो मूलभूत संसाधन हैं वो हमारे पास थोड़े कम हैं। और ये जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट, आप अच्छे रोड, बस या फिर ट्रेन आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। पता चला कि आप कहीं देखिए, आप सिंपली कहीं पे भी घूमने जाते हैं ना, तो आपको ट्रेवलिंग की समस्या तो होती ही होती है। सड़क भी अच्छी नहीं मिल पाती है आपको, आपको व्हीकल्स अच्छा नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद बैंकिंग, देखिए अगर कोई व्यक्ति है, आप मान लीजिए आप अपने उत्तर प्रदेश में ही कहीं पे घूमने जा रहे हैं, और आपको अगर एटीएम को ढूंढते हुए, एटीएम को ढूंढने के लिए आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना पड़ जाता है, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये बैंकिंग वाला जो सेक्टर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंकिंग को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कि आपको कम से कम 500 मीटर के अंदर में हर 500 मीटर पे एक एटीएम तो इंस्टॉल करना ही चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों होटल्स, अभी जो है आप अगर देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो होटल्स बुक करते हैं, तो उसमें आप देखिए तो उसमें जो पिक्चर्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं वो, और जो रियलिटी होती है वो, उसमें बहुत अंतर होता है। इवन अगर आप कहीं पे फंस गए, आप मान लीजिए पहले से होटल नहीं बुक किया है आपने, आप कहीं रात में जाके फंस गए, तो होटल्स वाले मनमानी चार्ज करते हैं, आपको उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। इवन कभी कभी आपको होटल्स मिलते भी नहीं हैं। ठीक है, तो होटल्स, ये 3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हम इसको देखते हैं कि ये काफ़ी हद तक कम विकसित हुआ है, अभी इसकी कमी हमको महसूस होती है। उसके साथ साथ दोस्तों जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। कहाँ पे भी, जहाँ पे भी वो लैंड करते हैं, मान लीजिए कि दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से लोग आगरा होते हुए अपना बनारस तक सफ़र करते हैं, या फिर जो हमारा उत्तर प्रदेश के जो पोर्ट्स हैं, सॉरी एयरपोर्ट्स हैं, मान लीजिए कि आगरा वाला है, लखनऊ वाला है, ठीक है, दोस्तों बनारस वाला है, तो यहाँ पे जो एक साधारण भाषा में आप ये समझिए कि जो वीज़ा की प्रॉब्लम है, यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिससे क्या होता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट कम अट्रैक्ट होते हैं हमारे यहाँ आने के लिए। उसके बाद टैक्सेस वाली एक प्रॉब्लम है कि ये टैक्स वो टैक्स, आप कहीं पे भी जाइए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा रहता है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको
₹50 में टिकट मिलेगा, और जो इंटरनेशनल है टूरिस्ट उनको ₹500 में मिलेगा। तो इस तरह के, ये तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे और टैक्स होते हैं। और जो एक और प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन बिहेवियर और एटीट्यूड का। लोग कहते हैं ना कि हाँ अरे यार ये तो फॉरेनर है, इसको हम कितना भी बोल करके इससे हम पैसा ले सकते हैं। तो ये एक बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है अपनी सोसाइटी का, जो वर्कर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, पता चला कि वही ऑटो में आप बैठ के जा रहे हैं, ₹5 दे के जा रहे हैं, उसी ऑटो में कोई फॉरेनर अगर टूरिस्ट है वो बैठ के जा रहा है तो ₹500 दे के जा रहा है। तो ये अलग एक माइंडसेट लोगों के अंदर है जो कि निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। उसके साथ साथ दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है दोस्तों, कोई भी टूरिस्ट होता है तो उसको एक सिक्योर जर्नी चाहिए होती है, सिक्योर स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर वो कहीं स्टे कर रहा है तो उसको सेफ्टी का कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई एडवर्सरीज होती है, तो वो अपना कंप्लेन कर सके पुलिस में या कोई भी अदर कम्पिटिटिव अथॉरिटी में। ये सब सुविधाएं बहुत ही स्मूथ और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है। रॉबरी हो जाती है, रेप हो जाता है, लूट-पाट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इवन मर्डर तक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट को हर्ट करती हैं और टूरिज़्म को बैडली इम्पैक्ट करती हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो है कि हमारे यहाँ क्वालिफाइड और ट्रेंड टूरिस्ट गाइड नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ ना, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप कितने लोगों को ऐसा जानते हैं कि जो टूरिज़्म में कोर्स किए हैं, गाइड बनने के लिए कोर्स किए हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं? आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, इक्के दुक्के लोग मिलेंगे। जितने भी हमको गाइड्स मिलते हैं, जितने भी हमको वहाँ पे ट्रेनर्स मिलते हैं, वो क्या होते हैं कि वो आसपास के लोग होते हैं और वो वहीं पे बचपन से देखते 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 सीखते सीखते सीख जाते हैं और वही हमारा टूरिस्ट गाइड हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली, अगर मान लीजिए आप आगरा फोर्ट के बारे में बता रहा है कोई टूरिस्ट और वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इंटरनेशनली हमारे टूरिज़्म के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। इवन इंटरनेशनली बात छोड़िए, नेशनली भी ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए सपोज दैट कि कोई केरल का व्यक्ति आता है उत्तर प्रदेश में और वो आगरा फोर्ट के बारे में जानना चाहता है। आगरा फोर्ट में जानने की इच्छा उसकी तब जागी होगी जब वो आगरा फोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, वो पढ़ा कुछ और, यहाँ आने के बाद जो गाइड हैं वो बता कुछ और रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा और वो वापस जब जाएगा तो एक तो वो खुद कभी नहीं आएगा दोबारा, और दूसरे उसके साथ साथ अपने पीछे भी 4 से 10 लोगों को वो मना करेगा कि भाई वहाँ मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है ये हमारे टूरिस्ट सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको ट्रैवल एंड टूरिज़्म को स्ट्रेटेजिकली जो है इसको प्रायोरिटीज़ देने की ज़रूरत है। प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है, क्योंकि इस पे आप अगर एक तरह से देखिए ना तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कम होता है, बेनिफिट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मूव टुवार्ड्स ओपन एंड कम्पिटिटिव मार्केट इंक्लूडिंग सिविल एविएशन लिबरेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनली नॉर्म्स पे जो है आपको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके साथ परस्यू द सस्टेनेबल इको टूरिज़्म, इको टूरिज़्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इको टूरिज़्म को हम बढ़ावा दें। उसके साथ साथ बैरियर्स टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म, दैट इज़ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट प्लेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पब्लिक सेक्टर है उसका फोकस ज़्यादातर किस पे होना चाहिए कि आप कोर सेक्टर है जो, उस पर आप फोकस करिए। जो नॉन कोर सेक्टर है आप उसको प्राइवेट लोगों को दीजिए, प्राइवेट लोगों को दीजिए, उसको एडमिनिस्टर करे, टैक्स कलेक्ट करे, उसका जो रिपेयर है वो करवाए, उसका मेंटेनेंस करवाए, और उसके साथ साथ आप उनको थोड़ा सा राइट भी दीजिए कि वो अपना पैसा भी उस कलेक्ट कर सके, टैक्स ले सके, टिकट का पैसा ले सके। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर से बहुत सारे भार कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे एक चीज़ और ये होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर का उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसमें और भी अच्छे से काम करेगा, जिससे बहुत ही बेहतर ढंग से उसको मैनेज भी किया जा सकता है, ब्यूटीफाई भी किया जा सकता है, कंजर्व भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड आपको गाइड चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, कमेटीज चाहिए कि समय समय पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल पार्क हैं, जो भी चीज़ें हैं उसका रिव्यू कर सके, जो भी कमियां हैं उसको दूर कर सके, जो भी चेंजेज उसमें चाहिए वो ला सके। उसके साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। देखिए बहुत सारे दोस्त होते हैं, इवन मुझे आप
पर्टिकुलरली देख लीजिए दोस्तों, अगर मेरा कभी कहीं पे भी जाने का मन करता है तो मेरा मन करता है कि मैं साउथ इंडिया में जाऊं और वहाँ के रूरल क्षेत्रों में जाऊं, ठीक है दोस्तों, घूमने के लिए। तो रूरल एरिया एक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए उभर के आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों की ये चीज़ ज़रूरी है कि रूरल क्षेत्र में आप क्या करिए, फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाइए, ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल करवाइए, बैंकिंग को आप अवेलेबल करवाइए, इवन वहाँ पे जो खाना पीना है उन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कि एसएमईज़ हैं, उनको क्या करिए, प्रमोट कीजिए, ठीक है, एमएसएमईज़ को प्रमोट कीजिए, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कीजिए, तो इससे रूरल टूरिज्म आपका बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो रूरल टूरिज्म को भी बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टूरिज़्म का जो इंडस्ट्री है हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वे फॉरवर्ड के रूप में आप जानते हैं, वो है टूरिज्म पॉलिसी 2018 का। जिस तरह से हमने देखा हेरिटेज पॉलिसी 2018 का, उसी तरह से टूरिज्म पॉलिसी 2018 है। इसमें देखिए क्या है कि ये सबसे पहला तो ये है कि एप्लीकेबल फॉर द 5 ईयर्स, और इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्टेट बनाना है टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। उसके बाद 15% जो है डोमेस्टिक ट्रैफिक, और 10% जो है फॉरेन ट्रैफिक को हमको इंक्रीज करना है, ऐसा इसमें इस पॉलिसी में टारगेट किया गया है। उसके बाद सेक्टर विल जनरेट द 5 लाख, 5 लाख ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को मतलब क्रिएट करने का एक टारगेट रखते हैं। उसके बाद 5,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट इसमें होने वाला है, और इसमें एक स्पेशल फोकस दिया गया है वीमेंस की सेफ्टी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं ना कि वीमेंस सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ टूरिस्ट सेक्टर में, तो वीमेन सेफ्टी को लेकर के भी एक इसमें प्रोविज़न किया गया है, वीमेन सेफ्टी को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये ऐसा टारगेट करती है कि 50 नए हेरिटेज होटल्स एक सिटी में ये पर सिटी बनाने का टारगेट रखती है। उसके बाद अट्रैक्ट 1 लाख एडिशनल टूरिस्ट टू द नेशनल पार्क्स। हमने बताया कि जो इस समय की नई पॉलिसीज बन रही हैं उसमें केवल हिस्टोरिकल रिलीजियस चीज़ें ही नहीं हैं बल्कि नेशनल चीज़ें हैं। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब चीज़ों को भी प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद स्पेशल फोकस विल बी लेड ऑन द इको टूरिज्म, जैसा कि हमने वे फॉरवर्ड में देखा था कि हमको इको टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो ये जो पॉलिसी है वो इको टूरिज्म पे भी फोकस करता है, और इसके लिए वो लोकल इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। कैसे, मान लीजिए कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें लोकल इंटरप्रेन्योरशिप को वो क्या कर रहा है कि बढ़ावा दे रहा है, लोगों को उसके बारे में सेंसिटिव कर रहा है कि आप इस सेक्टर में आइए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए और अपना जो भी चीज़ें हैं आप इसको करिए। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट वुड क्रिएट लैंड बैंक। लैंड बैंक क्या होता है दोस्तों कि ये कुछ लैंड होती है जो गवर्नमेंट खरीद के रखती है अपने पास, उसको पूल कर लेती है। तो बहुत सारे लोगों से लैंड खरीद के रखी है, अपने पास रखी हुई है, जब भी ज़रूरत होगी, जिसको प्राइवेट प्लेयर कोई आ रहा है या फिर गवर्नमेंट को ही अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस लैंड में से उसको एलोकेट कर दिया जाता है। फिर जो भी उस पर एक्टिविटी करनी होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, वो उस पर करती है। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है, जो पूल ऑफ लैंड होता है, इसको हम लैंड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है, जो लैंड बैंक उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर रही है, इसको डेवलप कर रही है, वो क्या कर रही है, किस लिए, हॉस्पिटलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि लोगों को परेशानी कम हो। मान लो होटल्स बना दिया, रोड बना दिया, ठीक है, विला बना दिया, इस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट कर दिया जो कि टूरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि हॉस्पिटलिटी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो लैंड बैंक एक डेवलप करने का भी एक टारगेट है इस पॉलिसी में। उसके बाद लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट। दोस्तों जैसा कि हमने हेरिटेज पॉलिसी में देखा था कि बहुत सारे कंसेशन, सब्सिडीज़ वगैरह दी जा रही थी, उसी तरह का प्रोविज़न जो है स्टार्टअप के लिए इसमें टूरिज्म पॉलिसी में भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ लोकल आर्टिसन, ठीक है, कुजीन, कल्चर बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। जो लोकल चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई कला है, आर्टिसंस हैं, ठीक है, कोई कल्चर है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा, किसके थ्रू, सब्सिडी के थ्रू। उसके बाद बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज आश्रम्स। ब्रेड बेड और ब्रेकफास्ट, जो भी, जिसे देखिए कोई आश्रम है, मान लीजिए कहीं पे आप रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं और आप होटल में नहीं रुकना चाह रहे हैं, आप कोई, इसको आसान भाषा में समझिए, धर्मशाला है, उसमें आप रुकना चाहते हैं, तो उसमें धर्मशाला में भी अभी आप मैक्सिमम धर्मशाला आप देखते होंगे तो उसमें केवल रुकने की फैसिलिटीज़ होती हैं।
ठीक है, आप वहाँ पे रुक सकते हैं, फिर आप बाहर जाइए, खाइए और बाहर से सारी चीज़ें ले आइए। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि उसी धर्मशाला, उसी आश्रम में या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसी में ही आपको रहने की भी व्यवस्था मिल जाए और ऑन कॉल आपको जो है खाने की भी व्यवस्था हो जाए, ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था हो जाए। तो ऐसा गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जिससे क्या होगा कि टूरिस्ट थोड़ा, देखिए क्या होगा, इस थोड़ी सी आसानी होगी, उनको अच्छा लगेगा कि एक तो घूम टहल के आया है, थका हारा आया है, तो उसको जो भी आश्रम है, जो भी धर्मशाला है, उसी में आपको खाने पीने का मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा गुड फील होगा। दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा हेरिटेज और टूरिज्म के बारे में। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था, फर्स्ट पेपर का मतलब हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था, वो खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम जियोग्राफी वाला सेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हम थोड़ा सा उसको 2 लेक्चर में करेंगे। पहले लेक्चर में हम थोड़ा क्लाइमेट, सॉयल और ये वेदर और ये सब देखेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम दोस्तों यहीं पे आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। सोर्स ऑफ एग्रीगेशन, सोर्स ऑफ इरीगेशन, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, चैलेंजेज ऑफ फार्मर्स, चैलेंजेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट जोन उत्तर प्रदेश के, ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो ज्योग्राफी पे होगा। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम हिस्ट्री वाला पोर्शन ख़त्म कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल और यूजफुल साबित हो रहे होंगे, आप इसको फील कर रहे होंगे। दोस्तों, इसका जो PDF है इसको भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके सीधा आप देखिए क्या होता है कि मेरा गूगल ड्राइव एक्चुअली फुल हो गया है, तो गूगल ड्राइव में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप जो है टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे आपको PDF मिल जाएंगे, केवल इसी लेक्चर के नहीं, इसके पहले के भी जितने भी लेक्चर्स हैं, मान लीजिए गवर्नेंस का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, या फिर अदर कोई है, तो वो सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।